जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जो चांदी उत्पादन करता है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बिहार या डी राजस्थान। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो यह राजस्थान राज्य है। कौन सा राज्य? तो यह राजस्थान राज्य। दोस्तों राजस्थान राज्य के जो उदयपुर जिला है उसके अंतर्गत आता है जवार। उसके अंतर्गत आता है जवार, जो जवार खान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, जस्ता निकालते हैं। जवार की खान से जस्ता को निकाला जाता है और जस्ता को पिघलाकर जो है चांदी बनाया जाता है। जस्ता को पिघलाकर चांदी बनाया जाता है। यह कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिला के अंतर्गत यह जवार की खान आता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? यानी कि अयोध्या कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू या डी कृष्णा नदी। तो दोस्तों अयोध्या के पास कौन सी नदी है? अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मणिपुर या त्रिपुरा। तो दोस्तों भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो यह सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात कर ले तो 3702 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दोस्तों भारत की सबसे छोटा राज्य की बात कर हो गया तो इसमें आता है, प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात कर ले तो वह राजस्थान है। कौन सा है? यह राजस्थान है। और दोस्तों अगर बात कर ले भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा राज्य में है, तो पहले नंबर पर आता है भारत में 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है पहले नंबर पर यूपी आता है। यूपी का जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है और पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पर बिहार आता है, और चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है, और पांचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। पांचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। दोस्तों ये इसलिए बता रहे हैं कि ये नंबरिंग से हिसाब से पूछ देता है कि तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है। कई बार अभी तक तीसरा और चौथा तक पूछ दिया गया है, हम आपको पांचवा तक बता दिए हैं। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से रखेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और बात कर ले सबसे जनसंख्या कौन सा राज्य की है, और बात कर ले भारत में सबसे कम जनसंख्या कौन सी राज्य की है, तो यह सिक्किम हो जाएगा। किसकी है? तो यह सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। अगर दोस्तों यह अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे क्लास बहुत खतरनाक होने वाला है। आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, सी महात्मा गांधी या डी एनी बेसेंट। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम थे। दोस्तों A.O. ह्यूम ने 1885 में मुंबई में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। दोस्तों A.O. ह्यूम जो है यह ब्रिटिश अधिकारी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया और यह मुंबई में किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ईस्वी भी कई बार एग्जाम में कई बार रिपीट करके पूछा गया है, चाहे बिहार दरोगा हो या SSC हो, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अस्फीति की दशा, भारी उद्योग की ओर झुकाव, कच्चे पदार्थों की कमी या अपर्याप्त क्षमता, उत्पादक क्षमता। तो दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी जो है यह अस्फीति की दशा में उत्पन्न होती है। दोस्तों बात कर ले संरचनात्मक बेरोजगारी होता क्या है? यह तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब कर्मचारी में कौशल हो और बाजार में नौकरियों की मिसमैच हो जाए। यानी कि हमें
हमें क्या आता है, पढ़ना और पढ़ाना आता है, लेकिन हमें जो है माल ढोने के लिए दे देगा, काम करने के लिए, लेबर में काम करने के लिए दे देगा, तो हमसे उतना नहीं हो पाएगा। हर एक आदमी जो है कोई ना कोई काम में निपुण होता है, उसे उस हिसाब से बाजार में नौकरी मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो उसे ही दोस्तों मुद्रा संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, जिसे ही अस्फीति की दशा कहा जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप बार बार मे डे कब कहेंगे? ऑप्शन है खुशी के दिन, संकट के संकेत, या नव वर्ष, या पहली मई। तो दोस्तों बार बार मे डे कब कहा जाता है? तो यह संकट के समय में किया जाता है। दोस्तों ये मे डे जो है यह कोड वर्ड होता है, यह विमानों में कोड वर्ड उपयोग संकट के स्थिति में मे डे किया जाता है। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ था, जब पाकिस्तान का प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 2 बार 3 बार मे डे कहा गया था। तो दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं, विमान में कोड वर्ड होता है, संकट के समय में मे डे कहा जाता है। हाल ही में दोस्तों नेपाल में भी प्लेन क्रैश हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये मे डे कब कहा जाता है। तो यह संकट के दिनों में विमान में पहले मे डे जब संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो मे डे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? ऑप्शन है भारत की राष्ट्रभाषा होगी, यानी कि राजभाषा होगी, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, या भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, या केंद्र सरकार की और प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कहा गया है यह हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होगी। क्या होगी? यह राष्ट्रभाषा होगी। दोस्तों भारतीय संविधान में जो हिंदी का जो है अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है, 43 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया है हिंदी जो है यह भारत की राजभाषा होगी, और लिपि कौन सा होगा? तो वह देवनागरी होगा। लिपि कौन सा होगा? तो यह देवनागरी होगा। कौन सा अनुच्छेद? यह 343(1) में कहा गया है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्विंटल जो है किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है फ्रेंच गुआना, वेस्ट इंडीज, ग्वाटेमाला, या लक्जेमबर्ग। तो दोस्तों क्विंटल जो है यह ग्वाटेमाला की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? यह ग्वाटेमाला की मुद्रा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? रूस में जो है बाकू क्षेत्र किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है जलयान निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, पेट्रोलियम उत्पादन, या पशुपालन। तो दोस्तों रूस का जो बाकू क्षेत्र है यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्स्टर्डम से होकर कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर्डम से होकर कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टर्डम जो है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है एम्स्टेल, राइन, क्लाइड, या थेम्स। दोस्तों एम्स्टर्डम जो है यह एम्स्टेल नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर है? यह एम्स्टेल नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? यह एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टेल नामक नदी के मुहाने पर स्थित नगर है। दोस्तों 12वीं शताब्दी में एक मछली उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित इस नगर का नामकरण भी इसी नदी के नाम पे जो है पड़ गया। एम्स्टेल नदी के नाम पर ही दोस्तों एम्स्टर्डम शहर जो है बस गया, और इसकी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, गोल्डन फ्लीस किस देश का? गोल्डन फ्लीस का देश कौन सा है? गोल्डन फ्लीस का देश कौन सा है? स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, या थाईलैंड। दोस्तों गोल्डन फ्लीस जो है यह ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है। ऑस्ट्रेलिया को गोल्डन फ्लीस देश भी कहा जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का उपनाम कौन सा है? तो यह गोल्डन फ्लीस है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का उपनाम गोल्डन फ्लीस है। 12 नंबर प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? कौन सा देश है जिसका पुराना नाम अबिसिनिया था? ऑप्शन है इथोपिया, एल्बानिया, घाना, या यूक्रेन। तो दोस्तों इथोपिया का जो नाम है अबिसिनिया था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? पंचायती राज जो है इसको संवैधानिक दर्जा जो है वह कौन से संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन, या 70वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा जो है यह 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 73वां संविधान संशोधन जो है यह 1992 ईस्वी में किया गया, और इसे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 से 243(9) जो है और 11वीं अनुसूची को जोड़कर भारत में पंचायती राज की जो है स्थापना की प्रावधान किया गया। 243 से 243(9) तक इसमें प्रावधान किया गया, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया। तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, हु इज कलाम क्या है? कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अनुराग माथुर, आर रामनाथन, अमिताभ घोष, या खुशवंत
सिंह। तो हु इज कलाम या कलाम पुस्तक के जो है लेखक जो है आर रामनाथन है। कौन है? आर रामनाथन है। दोस्तों ओटिस किसका ब्रांड है? ओटिस किसका ब्रांड है? सॉफ्टवेयर, जूते, लिफ्ट या एलिवेटर्स या रसायन और पेंट्स। तो दोस्तों ओटिस जो है यह लिफ्ट और एलिवेटर का ब्रांड है। लिफ्ट और एलिवेटर की खोज जो है अमेरिकी खोजकर्ता एलिसा एलिवेटर्स 1852 में लिफ्ट की खोज किया। कब किया? तो यह 1852 में अमेरिकी खोजकर्ता एलिसा ओटिस ने इसकी खोज किया। इसलिए दोस्तों इसका ब्रांड है किसका? तो यह लिफ्ट और एलिवेटर्स का कंपनी और ब्रांड का नाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत जब आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइव, माउंटबेटन, चर्चिल या एटली। तो यह कौन थे? तो दोस्तों यह एटली थे। कौन थे? यह क्लेमेंट एटली थे। दोस्तों क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर 1945 से 1951 तक रहे थे। कब रहे थे? तो यह 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो कौन थे? तो वह क्लेमेंट एटली के समय भारत को आज़ादी मिली थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है यह 35 वर्ष होना चाहिए। यह 35 वर्ष होना चाहिए। यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 से संबंधित है। उसमें लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में लिखा गया है। आप लोग अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट करना है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति और 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो यह द्रौपदी मुर्मू है। भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है, जो 15वें राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों इससे एक चीज और ध्यान रखेंगे, यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू जो है यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और 15वें अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति बनी है। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों 22 जुलाई 2022 को जो है यह अपने पद पर आसन हुई, यानी कि शपथ लिए। तो कब किए? तो यह 22 जुलाई 2022 को शपथ लिए। तो ऑप्शन बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? मानस जीव उद्यान कहाँ है? असम में, बिहार में, केरल में या कर्नाटक में? तो मानस वन्य जीव उद्यान जो है यह असम में है। कहाँ पर है? तो यह असम में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियन बैंक ABD बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह ऑप्शन है वाशिंगटन, पेरिस, मनीला या कैनबरा। तो दोस्तों यह कहाँ पर है? तो यह मनीला में है। दोस्तों मनीला कहाँ पर है? तो यह फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? तो यह मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और ABD का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यही फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ऑप्शन है क्योरोशिबो, लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम या हकुना मटाटा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा जो है यह लेब्राडोर की जलधारा है। दोस्तों अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर की जलधारा जो है यह ठंडी जलधारा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 84,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत पूछा है जिसकी ऊंचाई 8,470 मीटर है। वह कौन सा है? ऑप्शन है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी या K2। तो दोस्तों यह विश्व का सबसे 5वां ऊंचा कौन सा पर्वत है? तो यह मकालू पर्वत। दोस्तों यह मकालू पर्वत जो है नेपाल और चीन के बीच फैला हुआ है। चीन में फैला हुआ है। कहाँ पर? तो यह नेपाल और चीन में फैला हुआ है। दोस्तों भारत विश्व में दूसरे नंबर पर कौन सा पर्वत आता है? तो यह K2 पर्वत आता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत सेकेंड। और तीसरा जो है धौलागिरी, यह विश्व का 6ठा ऊंचा पर्वत है। और कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। बात आता है दोस्तों पहले नंबर पर कौन सा पर्वत आता है? तो यह माउंट एवरेस्ट आता है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और इसे तिब्बत में चोमुलुंगमा तथा नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे तिब्बत में चोमुलुंगमा, नेपाल में सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है। और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। और विश्व का 6ठा जो है धौलागिरी पर्वत है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।